गुड मॉर्निंग। पुनः शिक्षण वीडियो की कक्षा में आपका स्वागत है। हम भाग 1 में पढ़ चुके थे शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण तक और उनके वर्गीकरण की हमने बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली थी। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम कि किसी भी अध्यापक के द्वारा शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण के लिए मूलभूत जो बातें हैं उनका ध्यान रखना आवश्यक है। वो है राष्ट्र एवं समाज की आवश्यकता के अनुसार, दूसरा है विषय की प्रकृति के अनुसार, उस समाज के रीति रिवाज और परंपराओं के आधार पर और उस समाज के जो भी मूल्य हैं उन मूल्यों के आधार पर ही शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। अब यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए हैं, मूल्य क्या होते हैं और उद्देश्य क्या होते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि मूल्य और उद्देश्य एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित होते हैं। तो जितने भी मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं और शिक्षण उद्देश्य है, तो सामाजिक मूल्य और शिक्षण उद्देश्य एक दूसरे के पूरक भी हैं और एक दूसरे के आश्रित भी है। दोनों ही याद रखने हैं, मूल्य और उद्देश्य एक दूसरे के पूरक भी है और साथ में एक दूसरे के आश्रित भी है। ये दोनों ही चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। अब शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण की चर्चा करें तो पहले हम बता चुके हैं कि शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण करने का कार्य किया था बेंजामिन एस ब्लूम ने, और यह कार्य उन्होंने स्टार्ट किया था 1956 में, 1956 में। लेकिन उनके कुछ सहयोगी भी थे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण है वह बेंजामिन एस ब्लूम और उनके सहयोगियों ने किया था। बेंजामिन एस ब्लूम ने उद्देश्य के 3 भाग कर दिए। वो थे ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक या क्रियात्मक कह सकते हैं। लेकिन ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण आगे किसने किया, भावात्मक उद्देश्य है उनका वर्गीकरण आगे किसने किया, और मनोक्रियात्मक या साइकोमोटर जो उद्देश्य है उनका आगे वर्गीकरण किसने किया। तो यहाँ 2 नाम और आएंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का आगे वर्गीकरण करने वाले व्यक्ति ब्लूम ही थे, अर्थात बेंजामिन एस ब्लूम ने ही ज्ञानात्मक उद्देश्य उनका आगे 6 भागों में वर्गीकरण किया। इसके बाद आते हैं भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण है वो 1964 में करथवाल के द्वारा किया गया था। इसके भी 6 भाग किए गए थे। और मनोक्रियात्मक अर्थात साइकोमोटर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या उद्देश्य हैं उनका आगे वर्गीकरण 1969 में सिम्पसन के द्वारा किया गया था। तो तीनों ही बातें जरूर याद रखें। ज्ञानात्मक का वर्गीकरण ब्लूम के द्वारा किया गया था, भावात्मक का वर्गीकरण है वह करथवाल के द्वारा किया गया था, और मनोक्रियात्मक अर्थात साइकोमोटर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका आगे वर्गीकरण है वो सिम्पसन के द्वारा किया गया था। अब एक एक चीज़ को आगे पढ़ना है। देखिए, इसमें से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं जो आपके सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह ऐसा टॉपिक है जो आपको टॉप करवा सकता है या फिर रीट या कोई भी एग्जाम है उसमें पीछे भी धकेल सकता है। तो दोनों ही चीज़ें आप ज़रूर याद रखें। ज्ञानात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण की चर्चा करें तो इसको आगे बढ़ाने का काम है वह ब्लूम के द्वारा किया गया था। अब एक पहलू हम लेते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य, उनका आगे किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया। तो ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्यों के 6 उपभाग बताए थे और इन 6 उपभागों को उन्होंने नाम दिया था लॉट्स टू हॉट्स, LOTS टू HOTS, अर्थात ये ज्ञानात्मक उद्देश्य जो चलेंगे वह लॉट्स टू हॉट्स चलेंगे। अब लॉट्स क्या होता है और हॉट्स क्या होता है उसको समझ लें। लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स लॉट्स कहलाता है और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल यह हॉट्स कहलाता है। अर्थात एक बालक है वह लॉट्स से हॉट्स की ओर चलेगा, मतलब निम्न स्तर के उद्देश्यों को पूरा करते करते उच्च स्तर के उद्देश्यों को प्राप्त करेगा। तो ये लॉट्स टू हॉट आपको जरूर याद रखना है। अब ज्ञानात्मक उद्देश्य है उनका आगे वर्गीकरण किस प्रकार किया गया तो इसको भी जरूर समझें। ज्ञानात्मक उद्देश्य है, इन ज्ञानात्मक उद्देश्यों को आगे 6 उपभागों में बांटा। ये 6 उपभाग कौन कौन से थे तो इनको समझ लें। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। फिर समझ लें, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, अर्थात लास्ट में जो बचेगा वह मूल्यांकन बचेगा। इनको कैसे ब्लूम ने डिफाइन किया वो समझे। ज्ञान के जो ज्ञानात्मक जो उद्देश्य थे उनका संबंध किससे है, पहले तो ये समझ लें। ये 6 है, इन 6 का संबंध है वह ज्ञान के स्मरण एवं प्रत्यभिज्ञान से है। ध्यान दें, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है
वह ज्ञान के स्मरण एवं प्रत्यभिज्ञान से है और इनका मुख्य उद्देश्य होता है बौद्धिक जो योग्यता होती है छात्र की उनका विकास करना होता है। अब इन ज्ञानात्मक उद्देश्यों में सबसे पहला आता है ज्ञान, ठीक है ना। नंबर 1 से स्टार्ट किया, 6 में से ज्ञान सबसे पहला आता है, लॉर्ड्स में पहला है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। ज्ञान क्या होता है, तो ये ज्ञानात्मक उद्देश्य है उसका सबसे निम्न स्तर माना गया है, निम्नतम स्तर माना गया है। अर्थात इसमें एक बालक है वह शब्दों को समझना, संकेतों को समझना या फिर मापदंड है या परंपरा है उनको समझता है, अर्थात किसी चीज को समझने की क्षमता है, वह ज्ञान कहलाती है। तो यह निम्न स्तर का ऑब्जेक्ट था ज्ञानात्मक पहलू का। अब ज्ञान के बाद दूसरा आता है अवबोध, अंडरस्टैंडिंग जिसको बोला गया है। देखिए ये अलग उद्देश्य है और प्राप्य उद्देश्य में फिर ये 6 आएंगे, उनकी अलग चर्चा करेंगे। अब यहाँ से आपको समझना है अवबोध। ज्ञान के बाद दूसरा उच्च स्तर है, ब्लूम के अनुसार वो अवबोध है। अवबोध किसे कहते हैं तो समझें, ज्ञान से उच्च स्तर तो है लेकिन नवीन ज्ञान के प्रति समझ विकसित होना। आप जो नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसके प्रति आप समझ विकसित कर रहे हैं तो यह अवबोध कहलाएगा। या फिर कह सकते हैं आपके नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पुराने ज्ञान से तुलना करना, यह भी अवबोध कहलाता है। लेकिन अवबोध में 3 क्रियाओं का विकास होता है। एक छात्र में जब अंडरस्टैंडिंग का डेवलपमेंट होता है या अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है तो 3 क्रियाएं मुख्य रूप से विकसित होती है। यह भी परीक्षा में पूछी गई है, जरूर ध्यान रखिए। ये 3 क्रियाएं कौन सी है, अनुवाद, बहिर्वेशन एवं व्याख्या। ये इंपॉर्टेंट है कि अवबोध की प्रक्रिया में एक छात्र में कौन से 3 पक्ष विकसित होते हैं, तो ये 3 पक्ष हैं, अनुवाद करने की क्षमता, बहिर्वेशन की क्षमता और व्याख्या करने की क्षमता। यह तीनों पद है वह अवबोध से संबंधित हैं, बिल्कुल याद रखें। नेक्स्ट आता है अनुप्रयोग, तीसरे नंबर पे। यह अवबोध से उच्च स्तर का पक्ष है या उद्देश्य है। अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है, तो समस्या समाधान से सीखे गए ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना, अर्थात आपने जो सीखा है उस सीखे हुए ज्ञान का आप नवीन परिस्थितियों में किस प्रकार से अनुप्रयोग करते हैं, यह कहलाता है अप्लाई करना। तो अब यहाँ पे अनुप्रयोग है वह अवबोध से उच्च स्तर का स्किल है, इसको भी जरूर ध्यान रखें। अवबोध के बाद आता है विश्लेषण और उसके बाद आएगा संश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है किसी भी समस्या को कई टुकड़ों में बांट देना और बांट के उनके सभी अंगों पर विचार करके उनको वापस इंटीग्रेटेड कर देना, तो विश्लेषण होता है टुकड़े करना। तो यहाँ पाठ्य वस्तु को खंडों में विभाजित करना, पार्ट्स में विभाजित करना तथा परस्पर संबंध स्थापित करना, यह कहलाता है आपका विश्लेषण। आगमन विधि आप जब पढ़ेंगे तो विश्लेषण पे अपन चर्चा और ज़्यादा करेंगे, विश्लेषण विधि की चर्चा करेंगे तब भी इसकी चर्चा और ज़्यादा करेंगे। इसके बाद आता है आपका संश्लेषण। तो संश्लेषण का मतलब है विभिन्न अंग हैं जो अलग अलग टुकड़े हैं, उन टुकड़ों को नई समग्रता के साथ समायोजित करना। नई विधि के अनुसार आप इन सभी अलग अलग भाग हैं उनको अलग भागों को एकीकृत कर दें, तो यह कहलाता है संश्लेषण। तो सीधा है विश्लेषण का मतलब तोड़ना और संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना होता है। तो विश्लेषण से उच्च स्तर की समझ कौन सी है, संश्लेषण है। और संश्लेषण के बाद आता है मूल्यांकन, और मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है तो समझे, उपयोगिता के परीक्षण की क्षमता। आप जो सीखे हैं उसकी क्या उपयोगिता, उसका परीक्षण करने की क्षमता आती है, तो यह मूल्यांकन कहलाता है। किसी भी पहलू की आलोचनात्मक व्याख्या करना, यह भी मूल्यांकन की श्रेणी में आता है। और तीसरा है मात्रात्मक एवं गुणात्मक निर्णय लेने की क्षमता, यह भी मूल्यांकन में आता है। तो ब्लूम के अनुसार जितने भी ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं उन ज्ञानात्मक उद्देश्यों को 6 उपभागों में विभाजित किया गया है, जिसका सबसे लास्ट में उच्च स्तर आता है मूल्यांकन। लास्ट में इस मूल्यांकन की बात करेंगे अपन। तो मूल्यांकन है वह B.S. ब्लूम का अंतिम ज्ञानात्मक जो उद्देश्य है उसका अंतिम पक्ष है। दूसरे में आते हैं भावात्मक पक्ष। एक छात्र का भावात्मक पक्ष क्या होता है और उसके कितने भाग होते हैं, तो पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि भावात्मक जो उद्देश्य होते हैं उनका आगे वर्गीकरण करने का कार्य किया था करथवाल ने 1964 में। और इसका संबंध किससे है, जैसे कि ज्ञानात्मक जो उद्देश्य है उसका संबंध किससे है, जो छात्र के ज्ञान के स्मरण और प्रत्यभिज्ञान और बौद्धिक योग्यताओं के विकास से है, वैसे ही जितने भी भावात्मक पहलू है या भावात्मक उद्देश्य है
उनका संबंध किससे है? तो इसका संबंध होता है छात्र की अभिरुचि से और छात्र की अभिवृत्ति से होता है। अब भावात्मक उद्देश्यों का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? तो वो लक्ष्य है, वो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे तो अंतिम जो उद्देश्य छठा, वो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले तो होता है आग्रहण या अभिग्रहण कहते हैं। सबसे पहला भावात्मक उद्देश्य है आग्रहण। आग्रहण का मतलब होता है विषय वस्तु के प्रति संवेदनशीलता, अर्थात आप जो सीखना चाहते हैं उसके प्रति आप कितने संवेदनशील हैं या सीखने हेतु आप कितने तत्पर है। थॉर्नडाइक का एक नियम आपने पढ़ा होगा, तत्परता का नियम, बिल्कुल यह आग्रहण से ही संबंधित है। आग्रहण का मतलब होता है एक छात्र का सीखने के प्रति तत्परता या एक छात्र की तत्परता कितनी है सीखने के लिए, वो आग्रहण कहलाता है। आग्रहण करने के बाद आता है आपका अनुक्रिया। अनुक्रिया का अर्थ हो गया नवीन ज्ञान के प्रति प्रतिक्रिया करना। आप जो नया कुछ सीखे उसके प्रति आपका रिएक्शन क्या है, वह कहलाता अनुक्रिया। जैसे कि एक छात्र विज्ञान पढ़ रहा है और विज्ञान पढ़ने के बाद विज्ञान से संबंधित पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग ले रहा है, इसका मतलब ये अनुक्रिया कहलाती है। तो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आप जरूर याद रखें, एक छात्र का पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेना है वह भावात्मक उद्देश्यों में आता है, और भावात्मक उद्देश्यों में भी किस में आता है? अनुक्रिया में आता है। अनुक्रिया के बाद आता है अनुमूल्यन, वैल्यूएशन। अनुमूल्यन का मतलब क्या है? वैल्यूएशन होता है। यहाँ पे आप समाज के जितने भी मूल्य हैं उन मूल्यों के प्रति स्वीकृति और आस्था, किस प्रकार की स्वीकृति रखते हैं उन मूल्यों के प्रति और उस समाज के मूल्यों के प्रति आपकी आस्था है, वह कहलाती है अनुमूल्यन। अनुमूल्यन को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आप समाज के जितने भी मूल्य हैं उन मूल्यों को ग्रहण करेंगे। ग्रहण करने के बाद उन मूल्यों को वरीयता अनुसार आप जमाएंगे, अर्थात इसे सबसे पहले ग्रहण करना है, इसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये है, इस प्रकार ये है। तो मूल्यों को ग्रहण करना और मूल्यों को वरीयता देना, ये दूसरा चरण है। और तीसरा आता है मूल्यों के प्रति वचनबद्धता। मूल्यों के प्रति वचनबद्धता अर्थात मेरा अब आगे जो व्यवहार होगा वो इसी मूल्य के आधार पर होगा, तो ये कहलाता है अनुमूल्यन। अर्थात मूल्यों का निर्धारण करना, आपके जीवन के लिए कौन से श्रेष्ठ मूल्य है, ये मूल्यों का निर्धारण है, वह किस में आएगा? भावात्मक पक्ष से। अगला आता है प्रत्ययीकरण, और इसी प्रत्ययीकरण को कहा जाता है मूल्यों का संधारण करना। प्रत्ययीकरण अर्थात मूल्यों का संधारण करना, इसका मतलब होता है पुराने मूल्य और नवीन मूल्य हैं उन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित करना ही कहलाता है, प्रत्ययीकरण कहलाता है। और प्रत्ययीकरण के बाद आपका आता है व्यवस्थापन। पांचवें में आएगा व्यवस्थापन, अर्थात मूल्यों की एक प्रणाली का निर्माण करना, आपके जितने भी मॉरल वैल्यूज़ है उसका एक सिस्टम डेवलपमेंट करना, यह व्यवस्थापन कहलाता है। जिसके कारण बहुत सारे मूल्य हो सकते हैं, इन सभी मूल्यों के कारण आपके अंतर्द्वंद्व पैदा हो सकते हैं, आपके दिमाग में मन में द्वंद्व पैदा हो सकते हैं। तो इन अंतर्द्वंद्व को दूर करने के लिए ही व्यवस्थापन की प्रक्रिया होती है। तो व्यवस्थापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यों के प्रति जो अंतर्द्वंद्व है उसको समाप्त करना, ये व्यवस्थापन कहलाता है। और लास्ट में आता है चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण का मतलब क्या होता है? तो मूल्यों के अनुसार व्यवहार करना। जो भी समाज के मूल्य निर्धारित हैं उनके अनुसार व्यवहार करेंगे तो आपका चरित्र बनेगा। तो देखिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य में मूल्यांकन सबसे टॉप मोस्ट होता है, वैसे ही भावात्मक उद्देश्य है उसका अंतिम उद्देश्य क्या होता है? तो किसी भी छात्र के चरित्र का निर्माण करना। तो भावात्मक के ज्ञानात्मक के हम 6 उद्देश्य पढ़ चुके। भावात्मक को आगे करथवाल ने विभाजित किया, इसके 6 भाग पढ़ चुके। और अंत में आता है अगले उद्देश्य जिसको बोलते हैं साइकोमोटर या मनोक्रियात्मक या क्रियात्मक उद्देश्य। इसको 1969 में आगे विभाजित करने का काम किया था सिम्पसन ने। देखिए ज़रूर याद रखिए, ज्ञानात्मक का फर्दर डिवीज़न ब्लूम ने किया था, भावात्मक का जो फर्दर डिवीज़न है वह करथवाल ने किया था, जबकि साइकोमोटर ऑब्जेक्ट्स या मनोक्रियात्मक जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका फर्दर क्लासिफिकेशन करने वाले व्यक्ति कौन थे? सिम्पसन थे। 1956 पहला याद रखना है, दूसरा है 1964 और तीसरा याद रखना है 1969। अब यहाँ पे मनोक्रियात्मक जो उद्देश्य होते हैं उसका संबंध किससे है? तो एक छात्र के मनोगत्यात्मक कौशल से इसका संबंध होता है। मन और गति दोनों ही शामिल आगे, मतलब शरीर क्रियात्मक है। इसको भी आगे 6 भागों में बांटा। ये 6 भाग क्या होते थे इसको भी समझ लें।
यह 6 भाग हैं। सबसे पहला आता है उद्दीपन, अर्थात किसी व्यक्ति को क्रिया करने के लिए उद्दीपन की आवश्यकता होती है। मनोक्रियात्मक कौशल विकसित करने के लिए उद्दीपक का होना जरूरी है। तो सबसे पहला ही आता है उद्दीपक। उद्दीपक का मतलब होता है उत्तेजना, तो उत्तेजना होगी तभी क्रिया करेगा। और उद्दीपन के बाद दूसरा आता है कार्य करना, तो उद्दीपक के प्रति सही अनुक्रिया करना, यही कहलाता है कार्य करना। ठीक है ना, कार्य करना और उद्दीपक के अनुसार सही दिशा में या फिर कह सकते हैं सही अनुक्रिया का चुनाव करना, ये दूसरा इसका लक्ष्य हो गया। तो पहला हो गया उद्दीपन, उद्दीपक के बाद आता है कार्य करना, और तीसरे नंबर पे आता है नियंत्रण। आपने जो उद्दीपक के अनुसार कार्य किया है उस कार्य के ऊपर आपका नियंत्रण करना, अर्थात आपने जो सही अनुक्रिया की है वह सही अनुक्रिया आगे भी चलती रहे, इसी को कहते हैं नियंत्रण, अर्थात सही अनुक्रिया पर नियंत्रण करना। फिर आता है समायोजन, अर्थात दो अलग अलग अनुक्रियाएं हैं, उन दोनों ही अनुक्रियाओं में सामंजस्य बिठाना कहलाता है समायोजन। समायोजन के बाद आता है स्वाभाविकरण। स्वाभाविकरण यहां से इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्वभाव का निर्माण यही होता है, क्रियाओं के संपादन में स्वाभाविकता लाना। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, यह कार्य धीरे धीरे आपके एक स्वभाव का अंग बन जाता है, अर्थात आपने एक सही अनुक्रिया का चुनाव किया, यही सही अनुक्रिया है वो आपके स्वभाव का धीरे धीरे एक अंग बन जाती है, इसी को कहते हैं स्वाभाविकरण। तो स्वाभाविकरण इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और इसी स्वाभाविकरण से बाद में एक बालक में छठा जो उद्देश्य है उसका निर्माण होता है, वह है आदत निर्माण। तो आदत निर्माण है वह अंतिम उद्देश्य है, साइकोमोटर जो उद्देश्य है उनका। आदत निर्माण किसे कहते हैं? तो आदत निर्माण यह है कि आपकी जो कार्य करने की स्वचालित शैली है, अगर आपका स्वभाव है वह किसी क्रिया के प्रति आदत में आ गया, मतलब आपका जो स्वभाव है वह धीरे धीरे स्वचालित हो जाता है, उसे अन्य प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं रहती है, तब वह आदत बन जाती है। तो आदत को कहेंगे कार्य की स्वचालित शैली का विकास करना। जैसे कि आप एक नक्शा बना रहे हैं, मैप बना रहे हैं, मानचित्र बना रहे हैं, तो पहले तो आप उसको सीखेंगे, लेकिन अगर आपको मानचित्र बनाने में प्रशिक्षण प्राप्त हो गया, आपने अभ्यास कर लिया, तो उस अभ्यास के बाद यह आपका आदत बन जाएगी, अर्थात आपके व्यवहार में स्वाभाविकता आ जाएगी, और व्यवहार की स्वाभाविकता है वही आदतों को जन्म देती है। तो आज हमने ज्ञानात्मक उद्देश्यों के 6 भाग, भावात्मक उद्देश्यों के 6 भाग पढ़े, और साइकोमोटर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके भी 6 भाग पढ़े। लेकिन लास्ट में फिर ब्लूम ने यही कहा कि एक छात्र को शिक्षण कराते वक्त केवल ज्ञानात्मक उद्देश्यों को ही प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए एक शिक्षक के लिए, इसलिए सर्वाधिक बल है वह शिक्षण में इन ज्ञानात्मक उद्देश्यों को ही दिया गया। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे सिस्टमेटिकल उद्देश्य। एक लेसन प्लान भी आपने बनाया होगा, तो लेसन प्लान बनाने में आप उद्देश्य लिखते होंगे, तो कहीं न कहीं वो ब्लूम टैक्सोनॉमी का ही एक भाग था। तो कल हम विधिवत रूप से शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, इन शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी शिक्षण विधियां काम में ली जाती है, और इन शिक्षण विधियों को प्रभावी बनाने के लिए किन किन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, यह चर्चा अब चलती रहेगी। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।